हेलो क्लास 11th। इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो को में डिस्कस कर लिया था कि जो भी रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शंस, उन सब में एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म हो पाती है। और वो कैटलिस्ट कौन है? यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ये एंजाइम्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी एंजाइम्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड भी कुछ ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। दे आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। इन्हें क्या बोलते हैं? राइबोजाइम्स बोलते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड है जो कि एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। ऑल्सो हम एक डायग्राम का लीनियर स्ट्रक्चर भी लाइन डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि एंजाइम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। अगर हम एंजाइम्स को पढ़ रहे जो प्रोटीन्स के बने हुए हैं, तो उन एंजाइम्स का एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमने देखा था कि किस तरीके से अमीनो एसिड एक साथ लाइन में अलाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? एक लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता है और इसी को हम प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल रहे थे। तो जिस तरीके से प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैसे ही एंजाइम्स का भी एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के जैसे ही होता है, जिसमें अमीनो एसिड एक सीक्वेंसेस में अरेंज होते हैं और वो एंजाइम्स को फॉर्म करते हैं। उसी की तरह कुछ और भी एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन के द्वारा बने हुए होते हैं और उनमें आपको सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जब हम टर्शरी स्ट्रक्चर को अगर देखें तो वहाँ पर आपको याद था कि वहाँ पर जो बेसिकली होते क्या है कि जो चेन है, यानी कि जो हमारी यहाँ भी एक जो सीक्वेंस है प्रोटीन का, वो क्या होता है? कुछ फोल्डेड फॉर्म या कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ पर क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर आपस में आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो एक क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर है, इस क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर्स में कुछ पॉकेट्स बन गई है। जो पॉकेट्स यहाँ पर बने हुए हैं, अगेन मैं इसे ऐसे ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ पर ऐसे आपको दिखाई देता है। तो ये जो स्पेस है बिटवीन दैम, इन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉकेट्स बोलते हैं। और ये पॉकेट्स क्या होती है? ये पॉकेट्स एक्टिव साइड की तरह वर्क करती हैं। एक्टिव साइड क्या होते हैं? एक्टिव साइड वो एक ऐसा साइड है जहाँ पर जो ये एंजाइम्स है, वो इस पॉकेट द्वारा रिसीव की जाती हैं। और जिस पर्टिकुलर साइट्स पर वो रिसीव होते हैं उन्हें हम सबस्ट्रेट फिट बोलते हैं। और ये जो सबस्ट्रेट होता है, इस सबस्ट्रेट पर एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, एक्टिव साइट बनाते हैं। और इस एक्टिव साइट पर एंजाइम्स आते हैं, वो उसमें फिट हो जाते हैं और जो प्रोसेस है उसको वो परफॉर्म करते हैं। रिएक्शन वहाँ पर परफॉर्म होती है। जो एंजाइम्स है उनकी प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है वो एट अ हाई रेट, बहुत ज़्यादा स्पीड में होने लगती है। जैसे ही एक्टिव साइट के पास कैटलिस्ट आता है और रिएक्शन स्टार्ट होना स्टार्ट होती है, तो वो एक हाई रेट के साथ होने लगती है, जिससे जो ये कैटलिस्ट है वो डिफरेंट ऑर्गेनिल्स के लिए डिफरेंट तरीके से रोल प्ले करता है। ये उनकी स्पीड्स को बढ़ा सकता है। एक रिएक्शन की रेट है, अगर वो बहुत स्लो होती है तो उसकी स्पीड को फास्ट भी कर सकता है और ऑल्सो स्लो भी कर सकता है। कि कोई एक रिएक्शन है, अगर वो बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से होती है तो उससे स्लो अप भी किया जा सकता है। तो ये ऐसे बहुत सारे कैटलिस्ट हैं जो कि वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ऑल्सो यहाँ भी बताया गया कि एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एक मेजर डिफरेंस अगर हम बात करें एंजाइम और कैटलिस्ट के बीच में, वैसे बेसिकली दोनों प्रोटीन्स के बने हुए हैं और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट डिफरेंस भी है इनके बीच में, बहुत वर्क में उनके डिफरेंस बहुत होते हैं। तो अगर हम उनके बीच में लेकिन एक मेजर डिफरेंस इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बीच में रखते हैं, तो वो डिफरेंस ये है कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। कैटलिस्ट एट द हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बहुत अच्छी तरीके से एफिशिएंटली वर्क करते हैं। लेकिन अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम्स एट द हाई टेम्परेचर डैमेज हो जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम टेम्परेचर हमारे पास है और वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होने पर एंजाइम्स अपना वर्क नहीं कर पाते हैं, डैमेज हो जाते हैं इन दैट कंडीशन। और वहीं उनकी जगह अगर कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट एट अ हाई टेम्परेचर बहुत ईजिली, बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है। बट अगर हमने जो एंजाइम्स है, अगर हमने एंजाइम कहाँ से निकाला, ये डिफ़र करता है कि जो एंजाइम आपने आइसोलेट कहाँ से किया है। अगर हमने एंजाइम्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिक लिविंग बीइंग से या किसी ऑर्गेनिक ऐसे सब्सटेंस से एक्सट्रैक्ट किया है जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पर रह सकता है, तो उनसे जो हम कैटलिस्ट या उनसे जो हम एंजाइम्स निकालते हैं, उनकी जो पावर होती है वो कैटलिस्ट की ही तरह एक हाई टेम्परेचर पर भी वर्क कर सकता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि जो
कैटलिस्ट है वो तो ऑलवेज हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे वर्क कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एंजाइम्स के केस में क्या होता है कि वो कहाँ से आइसोलेट किए गए हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो नॉर्मल एंजाइम है, नॉर्मल प्रोटीन्स के थ्रू बना हुआ है, तो एट द हाई टेम्परेचर वो वर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन हमने ये जो एंजाइम्स को बनाया है उसे जो हमने आइसोलेट किया है वो एक ऐसे सब्सटेंस से आइसोलेट किया है जो कि एक हाई टेम्परेचर बियर कर सकता है, अप्रॉक्स 80 to 90 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर उसको बियर कर सकता है। तो इस कंडीशन में एंजाइम भी वर्क कर सकते हैं, एज अ कैटलिस्ट की जो पावर है उसी की तरह वो वर्क भी कर सकते हैं। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है, तो थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि जो टेम्परेचर के रिगार्डिंग अपने आप को स्टेबल करना, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वर्क करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रखती है एंजाइम्स के रिगार्डिंग। अगर हमने एंजाइम्स को एक थर्मल क्वांटिटी या थर्मल स्टेबिलिटी के साथ आइसोलेट किया है तो उससे बहुत सारी थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से हमने अगर निकाला है तो उनको हम बहुत सारी रिएक्शंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस, नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन। सो अब हमें देखना है कि एंजाइम को एक्चुअली वर्क करते कैसे और एंजाइम का क्या रोल प्ले है, पहले हम उसे समझना चाहेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले हमें कुछ देखना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या है और ये किस तरीके से वर्क करती हैं। केमिकल कंपाउंड जो हैं उनमें दो तरह के आपको चेंज पता है। एक क्या होते हैं, फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, जिसमें वो सिंपली जो उनका फिजिकल अपीयरेंस है उसमें चेंज आ जाता है, जैसे उनका शेप में स्ट्रक्चर आ जाएगा विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड। उनका आप कोई बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हो, उनके जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का आप कोई बॉन्ड नहीं चेंज कर रहे हो, सिर्फ जो फिजिकल अपीयरेंस है या जो फिजिकली आपको वो जो शेप और में दिखाई देते हैं बस आप उन्हें चेंज कर देते हैं बाय सम फिजिकल प्रोसेस। और इस फिजिकल प्रोसेस के थ्रू जो उनका स्टेट होता है वो उसमें चेंज आ जाता है। आपने इन केमिस्ट्री फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा हुआ है, तो वही फिजिकल चेंज यहाँ बताया जा रहा है जिसमें स्टेट में चेंज आ जाता है। जैसे अगर आइस है तो क्यूब के फॉर्म में होती है, लेकिन जब वो मेल्ट हो जाती है तो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। और वैसे ही जब वाटर होता है उसे आप गर्म करना, हीट देना स्टार्ट करते हो तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेसेस होती हैं इन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेसेस। वहीं कुछ ऐसी प्रोसेस जिसमें जो बॉन्ड है बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो बॉन्ड बने हुए वो बॉन्ड या ब्रेक हो जाए या न्यू तरीके के बॉन्ड फॉर्म होने लगते हैं। और इस तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बिकॉज नए बॉन्ड, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, न्यू तरीके के बॉन्ड बनेंगे, कोई नया स्ट्रक्चर बनेगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक नया तरीके का बॉन्ड, एक न्यू एलिमेंट या न्यू कंपाउंड बन सकता है और जिसकी वजह से एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे होता है, जिसे हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे इन्होंने केमिकल रिएक्शन यहाँ पे बताई है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं BaOH का होल ट्वाइस प्लस H2O। सो जो यहाँ पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल बन सकता है। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, इन दिस केस ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, 2 है। तो हम 2 मॉलिक्यूल वाटर को यहाँ पर बना सकते हैं। तो एक्चुअली आपने क्या देखा कि जो Ba है और जो OH है उसके बीच का यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ और H2SO4 में H+ अलग निकल गया, SO4- अलग हो गया। तो ये क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। और आफ्टर दैट Ba किसके साथ एसोसिएट हो गया, SO4 के साथ, तो BaSO4 मिल गया और ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होकर निकल गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और उसके साथ न्यू बॉन्ड बने भी हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। इन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें सिंपली हम हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस, हाइड्रोलिसिस यानी रिमूवल ऑफ वाटर करते हैं, जिससे स्टार्च ग्लूकोज में ये कन्वर्ट हो जाता है बाय द ऑर्गेनिक, कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस है। दैट मीन्स कुछ ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च किया जाता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो एट दैट टाइम जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है इनके थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है, अब अगर आप रेट पता करना चाहते हो कि कितनी रेट या कितनी स्पीड, कितने टाइम ड्यूरेशन में, कितने कंसंट्रेशन पे चीज़ें बन रही हैं, तो उन्हें हम चेक करने के लिए जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उससे कितने टाइम में वो बना है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, एक लिमिट टाइम में कितना प्रोडक्ट वहाँ से फॉर्म होता है, इसको हम जब काउंट करेंगे तो हम रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, रेट इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो रेट, जो प्रोडक्ट बना है और जो पर टाइम, मतलब हर पर सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ रेट प्रोडक्ट बनता है उसको हम काउंट करके रेट को निकाल सकते हैं। ऑल्सो वी कैन, जो रेट है वो ऑल्सो वेलोसिटी भी उसे कह सकते हैं। वेलोसिटी बेसिकली क्या है कि आप जो रेट निकाल रहे हो वो एक प्रॉपर डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब उसे निकाल रहे हो तो वहाँ पे वेलोसिटी भी उनके हम काउंट कर सकते हैं, कह सकते हैं उसको। लेकिन
जो फिज़िकल और जो केमिकल चेंजेस है या फिजिकल जो चेंज है या केमिकल चेंज है वो एक्चुअली टेम्परेचर के ऊपर भी बहुत डिपेंड करती है, यानी बहुत टेम्परेचर के साथ साथ और भी अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे जो केमिकल चेंजेस है या केमिकल या फिजिकल रिएक्शंस है उनमें चेंज आता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो टेम्परेचर है, अगर हमने 10 डिग्री सेल्सियस का भी चेंज किया टेम्परेचर में, क्योंकि एक फिक्स टेम्परेचर पे आपको रिएक्शन करनी है, और अगर आपने उसमें थोड़ा बहुत भी चेंज किया, अप्रॉक्स 10 डिग्री सेल्सियस का भी अगर उसमें चेंज करते हैं, तो वो रिएक्शन का जो रेट है वो डबल भी हो सकता है या फिर डिक्रीज बाय हाफ, आधा भी हो सकता है। मतलब जो केमिकल रिएक्शंस हो रही थी, जैसे यहाँ बताया भी कि आपको कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस भी अगर उसमें हम चेंज करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि या तो रिएक्शन जस्ट डबल हो जाएगी, अगर जितना हमारा प्रोडक्ट बनना था उससे वो डबल हो जाएगा, या तो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए उसका वो हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट पड़ता है ऑन द केमिकल रिएक्शन। ऑल्सो जो कैटलिस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा, जो कैटलिस्ट होते हैं उनकी जो रेट के में वर्सेटिलिटी है, रेट में जो चेंजेस होता है, वर्सेटिलिटी होती है सब में, वो अलग अलग कंडीशन में होती है, अलग अलग तरीके से रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट होगा तो रिएक्शन अच्छी तरीके से हो पाती है। और जो अनकैटलिस्ट रिएक्शंस होती हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी कैटलिस्ट यूज़ नहीं है, तो उस कंडीशन में कैटलिस्ट वाली जो रिएक्शन जिसमें उन्होंने कैटलिस्ट को यूज़ किया है उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वो रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड में रिएक्शन होती है। जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर हम एक एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो उसमें आप देखेंगे जो रेट का, जो रिएक्शन का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। कब, जब आप उसमें कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हो और जब आप एक बार कैटलिस्ट का यूज़ नहीं करते हो, तो उसके बीच में बहुत वास्ट डिफरेंस देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन दी है, जिस केमिकल रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाई, तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाने से कार्बोनिक एसिड बनता है, दैट इज़ H2CO3 यहाँ पर फॉर्म होता है। लेकिन अगर हम ये रिएक्शन करवाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, अगर ये जो अभी आपने ऊपर रिएक्शन मेंशन की गई है, इस रिएक्शन को अगर हम एंजाइम्स के एब्सेंस में करवाएं, एंजाइम वहाँ पर नहीं है, तब हम ये रिएक्शन करवाते हैं, तो ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है। इनफैक्ट इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 1 आवर टाइम लग जाता है, 1 घंटा टाइम लग जाता है। और जब आफ्टर रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसमें सिर्फ H3CO3 के सिर्फ और सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स आपको वहाँ पर मिलेंगे आफ्टर द 1 आवर। लेकिन अगर हम एक कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं, कोई भी एक कैटलिस्ट है, एंजाइम्स है, उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस को हम एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो ये जो रिएक्शन की स्पीड है उसमें डायनामिक चेंज आता है, डायनामिक तरीके से वो बहुत डायग्रामिक तरीके से वो चेंज हो जाती है। और ये जो अमाउंट है मॉलिक्यूल्स का, जो पहले आपको कितना मिला था, 200 मिला था, वो अब 6 लाख अराउंड मॉलिक्यूल्स वहाँ पर बन जाते हैं। और वो भी कब बन रहे हैं, इन पर सेकेंड। तो आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, यहाँ हर एक सेकेंड, एवरी सेकेंड में 3 लाख मॉलिक्यूल्स वहाँ पर बनते हैं। तो इस तरीके से आपको पता है कि जो एंजाइम्स या कैटलिस्ट है उनकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है, 10 मिलियन टाइम्स वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिएक्शन कर रही है, वर्क करने लगती है। और इसी तरीके कहा जाता है कि जो पावर एंजाइम्स की दैट आर इनक्रेडिबल है, वो क्यों, क्योंकि उसकी वजह से जो रिएक्शन काफ़ी टाइम टेकिंग होती है, या फिर रिएक्शन जो कि बहुत टाइम ले रही थी एक नॉर्मल प्रोसेस को कंप्लीट करने में, उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से, जल्दी तरीके से जाता है, और हमें उससे ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा प्रोडक्ट भी मिलता है। सो बहुत सारी ऐसे यहाँ पर 1000 ऑफ एंजाइम्स हैं या 1000 ऑफ कैटलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, जो कि यूनिक केमिकल एंड मेटाबॉलिकल रिएक्शंस को करते हैं। ओके और हर स्टेप के लिए ऐसा नहीं है कि जितने भी आपके पास स्टेप्स हैं उनके लिए एक ही तरीके के एंजाइम्स हो, या कुछ ऐसे भी स्टेप्स होते हैं जिनमें आपको सिमिलर एंजाइम्स यूज़ करने हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टेप्स मिलेंगे जहाँ पे आपको डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ करने होते हैं। सो हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में जो मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें हम एज अ कैटलिस्ट कुछ कभी कभी सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स को यूज़ करते हैं, या बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स को भी यूज़ किया जाता है। और ये जो
जो पाथवे बनता है, एक पूरा पाथवे बनकर आता है जिसमें एक रिएक्शन बाय द एंजाइम्स प्रोसेस तरीके से चल रही होती है, उसे हम मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ये बेसिकली ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस बताई गई है। ग्लूकोज में जब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है तो ग्लाइकोलिसिस के बाद वो पायरुविक एसिड में 2 पायरुविक एसिड में इन द लास्ट कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो ये एक सिंपल रिएक्शन लिखी हुई है, वन स्टेप, बट एक्चुअली ये रिएक्शन होने में 10 स्टेप्स लगते हैं। तो यहाँ पर जो आपको बताया गया है मेटाबॉलिकल पाथवे, एक्चुअली इसमें क्या है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है इन पायरुविक एसिड और थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन। दैट मीन्स 10 रिएक्शंस इसके बीच में होती हैं। जैसे पहले H2 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो चेंज होगा फ्रक्टोज में एंड ऑल, देन वो धीरे धीरे से करते हुए बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हुए, जो कि 10 है यहाँ पर, सो 10 केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं और 10 डिफरेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और एक मेटाबॉलिक पाथवे बनता है। जब ये रिएक्शन आपको पढ़नी है, आप इसी क्लास में पढ़ोगे, लेकिन आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर इन द सेंस जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, चैप्टर 14, उसमें आप रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी किस तरीके से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है। सो वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है आगे। ऑल्सो अगर हम देखें कि जो मेटाबॉलिक पाथवे है, इसमें एक से ज़्यादा रिएक्शन भी हो सकती हैं, 2, 3, 4, बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो एक साथ यहाँ पर परफॉर्म हो रही हैं, और इसमें जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट बनता है वो भी सब में अलग अलग होता है, क्योंकि 10 रिएक्शंस हो रही हैं, है ना, 10 रिएक्शंस है यहाँ पर। अब 10 रिएक्शंस में हर बार एक न्यू कैटलिस्ट यूज़ होता है, और हर बार जब नया कैटलिस्ट, अगर आप सेम मतलब जो रिएक्शन है उसमें सेम भी यूज़ हो रहा हो या फिर न्यू कैटलिस्ट भी यूज़ होता है, तो जिससे क्या होता है, डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आफ्टर द रिएक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ एंड प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिखा है, ये रिएक्शन कहाँ पे होती है ना, वो स्केलेटन मसल्स में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक कंडीशंस जब होती है, दैट मीन्स एक ऐसी कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मौजूद है, तो स्केलेटन मसल्स में कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसको हम एनारोबिक कंडीशंस बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, लैक्टिक एसिड। अब वहाँ पर तो अगर मैं क्या बताऊँ, ये उसका एग्जाम्पल है कि जहाँ पर एंजाइम्स एक ही हैं, सेम एंजाइम्स है मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं होती, इस वजह से यहाँ पर लैक्टिक एसिड बन जाता है। और अंडर द नॉर्मल कंडीशन, हमारी स्केलेटन मसल्स में जब नॉर्मल कंडीशंस है और वहाँ पे एरोबिक कंडीशंस है, एरोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन प्रॉपर अच्छी तरीके से मौजूद है, तब वहाँ पर क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड बन जाता है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली दोनों जो बताई गई सेम ही रिएक्शन है, दोनों ही स्केलेटन मसल्स में होने वाली रिएक्शन है, बट एक रिएक्शन हो रही है एनारोबिक की तरह जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, जहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, और दूसरी रिएक्शन होती है एरोबिक की तरह, दैट मीन्स जहाँ पर ऑक्सीजन है प्रॉपर तरीके से वहाँ पे मौजूद है, तो उस कंडीशन को हम वहाँ पर क्या बनता है, पायरुविक एसिड। तो आपने देखा रिएक्शन एक है, कैटलिस्ट भी एक जैसे होते हैं, लेकिन जो वहाँ पर एंड प्रोडक्ट बन रहे हैं वो अलग अलग होते हैं। ऑल्सो जो ईस्ट होता है उसमें जब फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस में भी इन द लास्ट कुछ इसी तरह की प्रोसेस होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कुछ इसी तरह की प्रोसेस होती है, और उसके एंड में क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, एथेनॉल का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। सो इस तरीके से आपने देखा कि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं।